हेलो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और इससे पहले के लेक्चर्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अपने पिछले 2 लेक्चर से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये 2 चीज़ें जो है वो हम बनाना सीख रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो इनकम स्टेटमेंट भी आई थिंक हमने पिछले लेक्चर में शायद पढ़ी हो, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हो। नहीं पढ़ा होगा तो आज के लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तो अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अब हम अपना लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे। पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें जस्ट हमारे पास वैल्यूज थी। उन वैल्यूज को हम जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी उस स्टेटमेंट के अंदर उस वैल्यूज को पुट कर रहे थे और हमारे पास आंसर आ रहा था। अब आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस तरीके के सवालात जो है अमूमन बच्चों को नहीं समझ में आ रहे होते। वैसे तो ये होता है कि नॉर्मली आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो चैप्टर के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वहां पर आकर आप लोग फंस जाते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा लाजमी। और जिस बच्चे ने अब तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो पहले मेरे पिछले लेक्चर्स देख ले और फिर उसके बाद जो है वो आगे से कंटिन्यू करें। तो आज का क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जी तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी आ रहा होगा। रीड करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखें इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और ये मेरे ख्याल में ICMA की अप्रैल 2012 की अटेम्प्ट है जहां से हमने ये क्वेश्चन लिया है, पेपर में आया था। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। यहां पे आपको बता रहे हैं कि अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस क्लीनिंग फ्लूइड। देखो इस क्वेश्चन की आप लोग लाजमी पिक्चर ले लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में अगर मैं वैल्यूज को उठा रहा हूं और क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूं तो आपको आसानी हो। ऑन March 31st 2012 द कंपनी हैड अ फायर विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वो कह रहे हैं कि March 31st 2012 के अंदर हुआ ये कि कंपनी के अंदर आग लग गई और उस आग लगने की वजह से उस आग ने बिल्डिंग को और जो हमारी वर्क इन प्रोसेस की जो इन्वेंट्री है उसको डिस्ट्रॉय किया। अगर हम बात करें कि वर्क इन प्रोसेस की ऐसी कौन सी इन्वेंट्री थी जिसको आग ने डिस्ट्रॉय किया होगा, ऑब्वियस सी बात है मार्च की 31st को आग लग रही है, यानी कि मंथ एंड पे हमारे पास आग लग रही है। तो जो इन प्रोसेस एंडिंग होगा वही डिस्ट्रॉय हुआ होगा। अगर हमारे पास मार्च की 1st को आग लग रही होती तो कौन सी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय होती? जो इन प्रोसेस, उसने खुद क्वेश्चन में आपको बताया कि बिल्डिंग एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय। आपकी बिल्डिंग और वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री है वो क्या हुई है? डिस्ट्रॉय हुई है। और मार्च की 31st को आग लगी है, यानी कि मंथ के एंड में आग लग रही है। तो जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो कौन सी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई होगी आग लगने की वजह से? वो डिस्ट्रॉय हुई होगी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। एंडिंग हमारी क्या हो गई होगी? डिस्ट्रॉय हो गई होगी। हमेशा याद रखना, जब भी मंथ के एंड में आग लग जाए या ऐसा कोई सानिया हो जाए तो बेसिकली जो इन्वेंट्रीज डिस्ट्रॉय होती हैं वो एंडिंग की इन्वेंट्रीज डिस्ट्रॉय होती है। एंडिंग वो इन्वेंट्री होती है जो आपके पास रह जाती है, जो कंप्लीट नहीं होती, या जो अगर फिनिश गुड की बात की जाए तो जो अनसोल्ड होती है, जो रह जाती है आपके पास, तो वो आपकी एंडिंग होती है। तो जब आग लगी तो जो इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई होगी वो कौन सी इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई होगी? एंडिंग की इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई होगी। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं सम ऑफ द इक्विपमेंट्स वर सेव्ड। हमने कुछ इक्विपमेंट सेव भी कर लिए। आफ्टर अ फायर फिजिकल इन्वेंट्री वॉज टेकन। वो कह रहे हैं कि आग लगने के बाद हमने फिजिकली काउंटिंग की तो कुछ फिजिकल इन्वेंट्री हमें मिली है, जैसा कि द मटीरियल वर वैल्यूड एट ₹50,000
द फिनिश गुड एट ₹80,000। कह रहे हैं कि जो हमने आग लगने के बाद फिजिकल इन्वेंट्री जब काउंट की तो जो मटेरियल हमारे पास है वो 50,000 से है और फिनिश गुड जो है वो हमारे पास कितने से है, 80,000 से है। ये बेसिकली आपको मटेरियल का एंडिंग बताया जा रहा है और फिनिश गुड का एंडिंग बताया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद की कहानी है। यानी कि मार्च 31 को वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हमारी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू फायर, मगर हमारी मटेरियल की और हमारी फिनिश गुड की इन्वेंट्री बच गई। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो क्या है, जल चुका है, लेकिन मटेरियल का एंडिंग और फिनिश गुड का एंडिंग अभी जिंदा है। ठीक है, तो 80,000 से फिनिश गुड है और मटेरियल हमारे पास कितने से, 50,000 से। फिर आगे बताया जा रहा है द बिगनिंग इन्वेंट्री ऑन जनवरी 1, 2012 कंसिस्टेड द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको जनवरी 1, 2012 की इन्वेंट्री बताई जा रही है। आग कब लग रही है, मार्च 31 को, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की इंफॉर्मेशन है, उसमें ये पूरा क्वेश्चन जो है वो घूम रहा है। अब आपको जनवरी 1 की इन्वेंट्री बताई जा रही है, इसका मतलब ये है अब आपको वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग बताया जा रहा है या फिनिश गुड ओपनिंग बताया जा रहा है या मटेरियल का ओपनिंग बताया जा रहा है। अब वो आपको बताया जा रहा है कि फिनिश गुड का ओपनिंग हमारे पास 90,000 है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग हमारे पास 70,000 है और मटेरियल का ओपनिंग कैसे, 45,000। मुझे कैसे पता लगा, ऊपर डेट मेंशन किया भाई उसने, जनवरी 1 है, तो इसका मतलब ये कौन सी इन्वेंट्री होगी, ओपनिंग की इन्वेंट्री होगी। अच्छा, अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो हमारे पास इन्वेंट्रीज की ओपनिंग सारी की सारी मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस की भी, मटेरियल की भी और फिनिश गुड की भी, अभी अभी बताया उसने। और अगर एंडिंग की इन्वेंट्रीज की बात करूं तो एंडिंग इन्वेंट्रीज के अंदर मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है और फिनिश गुड की एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद है। वर्क इन प्रोसेस की जो एंडिंग है वो आग लगने की वजह से क्या हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर आगे कह रहे हैं द रिव्यू ऑफ अकाउंट्स शो दैट द सेल फॉर फर्स्ट 3 months वर ₹2 lakh। वो कह रहे हैं कि जब हमने अकाउंट्स का रिव्यू किया तो हमें यह पता लगा जो इन 3 महीने की सेल है, इन 3 months की जो सेल्स है वो हमारी 2 लाख रुपए। अभी जो मैंने आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन हमारा 3 months पे चल रहा है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 25% ऑफ सेल। सेल्स आपको बताई जा रही है 2 लाख है और साथ में आपको कह रहे हैं कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है विच इज 25% ऑफ सेल, यानी कि 2 लाख का अगर 25% आप निकालते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी है, इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट का उसने अमाउंट भी दे दिया। सिंपल हमने 2 लाख के ऊपर 25% अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आगे कह रहे मटेरियल परचेज वो ₹55,000। आपने मटेरियल कितने से परचेज किया था, 55,000 से, एंड फ्राइड ऑन परचेज वाज ₹10,000 और फ्राइड आपको बताया जा रहा है 10,000 है, जो कि जब हम मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो परचेजेस में जब हम मटेरियल की परचेज लिखते हैं तो उसमें फ्राइड को ऐड करते हैं। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट 3 months वाज ₹40,000। डायरेक्ट लेबर आपको बताई जा रही है कि इन 3 महीनों की जो डायरेक्ट लेबर है वो कितनी है, 40,000 है। फिर आगे कह रहे हैं एंड फैक्ट्री ओवरहेड वाज 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट है, 50% है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसमें इन्होंने सेल्स बता दी, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट बता दिया, साथ में मटेरियल का परचेज बता दिया, फ्राइड बता दिया और इसके अलावा इन्होंने डायरेक्ट लेबर का अमाउंट बताया और फैक्ट्री ओवरहेड बताया कि ये डायरेक्ट लेबर का 50% है। तो यानी कि आधा है, जितनी हमारी डायरेक्ट लेबर होगी उसका 50% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। आगे रिक्वायर्ड में कह रहे हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर। कह रहे हैं कि जो आग लगने की वजह से आपकी इन्वेंट्री जल गई थी वर्क इन प्रोसेस की, उसकी वैल्यू बताओ, एस्टिमेट करो कि वो कितनी होगी। यानी कि आपसे सिंपल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग निकालेंगे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया, अब इसकी मैं वर्किंग करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा कैसे करता हूं। इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, आप लोग अपने माइंड में स्टेटमेंट बना लो कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से बनती है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो
स्टेटमेंट होती है वो किस तरीके से बनती है। देखो, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की बात करें, उसकी स्टेटमेंट की बात करें, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, उसकी स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो वो कैसे निकलती है। हम सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग, ठीक है। अच्छा, अब रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो इन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो इन्होंने हमें दिया हुआ था 45,000, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्होंने दिया हुआ हमें 45,000, तो बच्चों मैंने यहां पर 45,000 लिख दिया। मुझे जो जो चीजें पता है मैं वो लिखता जा रहा हूं और पूरी स्टेटमेंट बनाता जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस भी इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि आपने मटेरियल कितना परचेज किया है, वो आपने परचेज किया है 55,000 से, ठीक है। अच्छा, परचेज को मैं इस वजह से यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में फ्राइड इन भी दिया हुआ है, तो फ्राइड इन को मुझे क्या करवाना होता है, ऐड करवाना होता है। तो अब मैं ऐड करूंगा फ्राइड को। फ्राइड इन जो है वो हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था 10,000 से, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करूंगा, हमारे पास आ जाएगी नेट परचेज, नेट परचेज, और नेट परचेज आ जाएगी हमारे पास 65,000। 55,000 और 10,000 को ऐड करेंगे तो 65,000 आ जाएगा। फिर इस नेट परचेज को हम ओपनिंग के अंदर ऐड करेंगे, इसको हमने ऐड करना है ओपनिंग के अंदर। तो 45,000 और 65,000 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगा 1,10,000, और इसको मैं नाम दूंगा अवेलेबल फॉर यूज, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा, फिर उसमें से हम लेस करते हैं रॉ मटेरियल एंडिंग, और रॉ मटेरियल एंडिंग भी इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी कि फिनिश गुड की भी एंडिंग दी हुई थी और रॉ मटेरियल की भी एंडिंग दी हुई थी, और रॉ मटेरियल की जो एंडिंग दी हुई थी वो इन्होंने दी हुई थी 50,000। तो 50,000 में क्या कर दूंगा, माइनस। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड, कि कितना मटेरियल हमने इस्तेमाल कर लिया, मटेरियल यूज्ड। तो 1,10,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा हमारे पास मटेरियल यूज्ड, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सिंपल चल रहा हूं, जैसे मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी कि जिस तरीके से मटेरियल यूज निकलता है। फिर हम इसमें क्या करते थे, हम ऐड करते थे डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर जो है वो इन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, और डायरेक्ट लेबर जो है वो हमें दे रहे थे 40,000 से। तो ये 40,000 में क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट आ गई 1,00,000 रुपीज की। फिर मैं इसमें ऐड करता हूं फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड। वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी, और जिस बच्चे ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया बेनिफिट ले रहे हो तो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन भी दे दो हमें, और शेयर भी कर दिया करो। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इन्होंने कहा था डायरेक्ट लेबर का 50% है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये आपको बता रहे थे। तो डायरेक्ट लेबर जो थी वो हमारी कितनी थी, 40,000 थी, ठीक है। तो अगर हम 40,000 का 50% निकालते, मल्टीप्लाई बाय 50 एंड डिवाइड बाय 100 करते तो 20,000 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, $1,20,000। फिर हम इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग,
और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है वो इन्होंने हमें दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 70,000 से दी हुई थी। और इसमें लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। लेकिन अब यहां पर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस जो हमारा एंडिंग है वो क्वेश्चन मार्क है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ये तो हमें बताया कि इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है, 120 और 70 कितने हो जाएंगे, 190,000। यहां तक तो हम कामयाब हो चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग तक तो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आगे से मसला ये आ रहा है वर्क इन प्रोसेस की हमें एंडिंग नहीं पता और हमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं पता। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, इन दोनों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसको आगे चल के बताता हूं, आगे चल के बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करते हैं और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। ठीक है, यहां तक तो आप सारे बच्चे एग्री करते होंगे। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो सर हम आगे स्टेटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी डेटा हमें दिया हुआ था, जैसे कि सेल्स का डेटा दिया हुआ था, जैसे कि हमें फिनिश गुड का डेटा दिया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहां कहां आता है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट में थोड़ी आता है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर भी आता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ कि सर हम फिनिश गुड ओपनिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को ऐड करते हैं तो वर्क इन अवेलेबल फॉर सेल आता है, फिर उसमें हम फिनिश गुड एंडिंग को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड सिर्फ यहां पर नहीं आ रहा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनाते वक्त भी आता है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट बनाते वक्त भी आता है। अच्छा देखो, एक और चीज, एक होती है आपके पास सेल्स प्राइस। सेल्स दो चीजों से मिलकर बनती है, हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया था। सेल्स हमारी मिलकर बनती है कॉस्ट और प्रॉफिट। इन दो चीजों को अगर आप मिला लो तो आपके पास क्या आ जाती है, सेल आ जाती है। सेल आपको क्वेश्चन के अंदर दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं। प्रॉफिट आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया जा रहा है 25%। किसका 25%, सेल का 25%। क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल। अगर हम 2 लाख का 25% निकालते हैं, अगर हम 2 लाख का 25% निकालें तो 50,000 आ जाएगा। हाँ, 2 लाख का अगर हम 25% निकालें तो कितना आ जाएगा, 50,000। मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रही होती है, एक कॉस्ट से और दूसरा किससे, प्रॉफिट से। कॉस्ट और प्रॉफिट को जब हम मिला लेते हैं तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाती है। एक चीज 10 रुपए की है, 2 रुपए मुनाफे में बेच रहा हूं, तो कितने की बेच रहा हूँ, 12 रुपए की बेच रहा हूँ। तो जो 12 रुपए है वो दो चीजों से मिलकर बन रहे हैं ना, 10 रुपए कॉस्ट और 2 रुपए मुनाफा। तो सेल्स हमारी दो चीजों से मिलकर बनती है, कॉस्ट और प्रॉफिट। अब सेल हमें पता है कि भैया जो हम बेच रहे हैं वो कितने का बेच रहे हैं, 2 लाख रुपए का, और इस 2 लाख में हमारा प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ सेल यानी कि 50,000। 2 लाख में प्रॉफिट हमारा कितना है, 50,000 का, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 1,50,000। सिंपल क्या किया, देखो
सेल्स इक्वेशन क्या है, सेल्स इक्वल्स टू, अभी बताया सेल्स किसके बराबर होती है, कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर आप क्या कर लो, प्लस कर लो। कॉस्ट हम कहेंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट हम कहेंगे किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को। सेल्स इक्वल होती है किसके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के। सेल्स हमें पता है कितनी है, 2 लाख, क्वेश्चन में बताई हुई थी। इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें नहीं पता, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर नहीं पता तो, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमें पता लगा है कितना है, 50,000 है, ठीक है। अब ये 50,000 इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मतलब कि अगर मैं 2 लाख में से माइनस कर दूं 50,000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू 1,50,000। अब ये हमें पता लग गया कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 1,50,000। इस तरीके से मैंने निकाली है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको आगे चल के पता लगेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूं कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहाँ कहाँ आता है। एक तो यहां पर आता है और दूसरा जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे होते हैं तो वहां पर भी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीकाकार मैंने आपको पहले यहां पे समझाया कि आप सेल्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपका इक्वल्स टू क्या होता है, सेल होता है। तो सेल यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, सेल होगा। सेल हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने एज इट इज लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 25% ऑफ सेल। तो सेल का हमने 25% निकाला तो 50,000 आया था। तो 50,000 प्लस का है तो इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस का, 2 लाख में से 50,000 माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 1,50,000। अच्छा अब जरा आओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, खुद ब खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर यहां तक समझ में आ गया ना तो आगे भी समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, नहीं आएगा तो और आसान कर देंगे आपके लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की स्टेटमेंट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की सर स्टेटमेंट होती है, हम सबसे पहले लिखते हैं फिनिश गुड ओपनिंग, फिनिश्ड गुड ओपनिंग, फिर हम उसमें ऐड करवा देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। इसी चीज के बारे में तो बात कर रहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहां कहां आता है। जब इन दोनों को ऐड करते तो सर हमारे पास क्या आता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। सर फिर हम उसमें से लेस करते हैं फिनिश गुड एंडिंग, तो सर हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये पूरी स्टेटमेंट है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। अच्छा देखो फिनिश गुड ओपनिंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिनिश गुड ओपनिंग जो है वो हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 90,000 दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, तो हमें अवेलेबल फॉर सेल भी नहीं पता। फिनिश गुड एंडिंग हमें दिया हुआ था, और फिनिश गुड एंडिंग कितना दिया हुआ था, फिनिश गुड एंडिंग दिया हुआ था 80,000, जो कि लेस होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ये अभी हमने निकाला 1,50,000। ये स्टेटमेंट होती है कि आप क्या करते हो, फिनिश गुड ओपनिंग में ऐड करते हो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आता है, और फिनिश गुड एंडिंग को माइनस करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे जो है ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और फिर ये अमाउंट फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ये अमाउंट अगर मुझे फाइंड आउट हो गई तो मैं यहां पे लिख दूंगा, तो मुझे ये निकालने में आसानी होगी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो गौर से सुनना।
जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हो ना, तो जो चीजें ऐड हो रही होती हैं आप उनको ऐड करते हो, और जो चीजें माइनस हो रही होती हैं आप उनको माइनस करते हो। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो फिर आप रिवर्स चलते हो। अभी रिवर्स चल रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हो तो फिर आप चीजें भी क्या करोगे, रिवर्स लेके चलोगे। मतलब जो चीजें माइनस होती हैं उनको आप ऐड कर दोगे, और जो चीजें ऐड होती हैं उनको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सिंपल, आपके पास आ जाएगा आंसर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एंडिंग क्या होती है, माइनस होती है। अब आप क्या कर लो, ऐड कर लो। यानी कि 1,50,000 में 80,000 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। 1,50,000 में अगर हम 80,000 को ऐड करें तो हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 1,50 और 80 कितना हो जाएगा, 2,30,000। अगर नहीं यकीन आ रहा मेरी बात का, वापस माइनस करा के देख लो। 2,30,000 में 80,000 माइनस करो तब भी कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। तो अब मैंने क्या किया, रिवर्स चला हूं। एंडिंग माइनस हो रही थी तो मैंने इसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो 2,30,000। अच्छा, फिनिश गुड ओपनिंग और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो इसको क्या कर दो, माइनस। फिनिश गुड ओपनिंग क्या होती है, ऐड होती है, तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि 230 में से 90,000 आप माइनस कर दो तो 1,40,000 आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरीके से रिवर्स चलाऊं, 1,50,000 में मैंने ऐड कर दिया 80,000, तो अवेलेबल फॉर सेल आ गया 2,30,000, और 2,30,000 में मैंने 90,000 माइनस कर दिया तो 1,40,000 हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। तो रिवर्स चलाओ, जो चीजें माइनस हो रही थी उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो चीजें ऐड हो रही थी उनको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं निकाल चुका हूं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 1,40,000 है, उसको मैं यहां लिख सकता हूं कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 1,40,000। अब मैं यहां तक तो पहुंच चुका हूं, सिर्फ सिंपल मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग। वो कैसे फाइंड आउट होगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और आप उसमें ऐड करते हो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, कितना आ रहा है, 1,90,000। इसका यानी इन दोनों का और इसका आप डिफरेंस ले लो। देखो भाई यहां तक टोटल करने पे कितना आ रहा है, 1,90,000। अचानक से 1,90,000 कन्वर्ट हो गया कितने से, 1,40,000 से। तो यानी कि ऐसा क्या माइनस किया होगा कि अमाउंट 1,40,000 आए। तो ऑब्वियस ही बात है 50,000 सर आपने क्या किया होगा, माइनस, डिफरेंस लिया मैंने सिंपल। इन दोनों को ऐड किया, कितना आ रहा है, 1,90,000। 1,90,000 और 1,40,000 को आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास अमाउंट कितना आ गया, 50,000 का अमाउंट आ गया। और ये हमारे पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अगर आपको कंफर्म करना हो तो सिंपल 1, 20 और 70 ऐड करो और 50 माइनस कर दो, तो 1,40,000 आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। तो ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस थे बेटा। इसमें क्या चला, एक तो रिवर्स चलना सीखा, और दूसरा यहां पर बेटा अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पता हो, एंडिंग फाइंड आउट करनी हो और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी पता हो, तो दोनों को क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। सिंपल इसका और इसका क्या ले लो, डिफरेंस, यानी कि आपस में माइनस कर दो। 1,90 में से 1,40 माइनस किया, 50,000 रुपए आपके पास क्या आ गई, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो ये बच्चों आज का क्या था, क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, एकदम से सब चीजें चेंज हो गई। तो ये लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पे मतलब रिकॉर्ड तो हो रहे होते हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन हम चीज़ों को जोड़कर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और ये भी बेटा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम लोग जो है वो थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे और थोड़ा सा जो है वो डीप में स्टडी करेंगे। तो अब जो लेक्चर होने जा रहा है वो भी थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको, बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन लेवल ऑफ 90,000 यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड
ऑन जून 30, 2012। अभी आपको बजट बता रहे हैं 90,000 यूनिट्स हैं और ये इन्होंने एक बजट बनाया। देखो एक हर कंपनी क्या कर रही होती है, एक बजट बनाती है और बजट बनाने के बाद जो है वो काम करना स्टार्ट कर रही होती है। कोई भी कंपनी, या आप अपनी नॉर्मल एक घर की बात करें तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली काम करना स्टार्ट नहीं करते हो। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि आप अपना एक बजट बनाते हो। बजट बनाने के बाद जो है वो काम होता है। जैसे कि आप घर का राशन लेने भी जाते होगे और जब आप वो ग्रॉसरी आइटम परचेज करते होगे तो उस वक्त आपके पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, एक बजट होता है कि हमने इस बजट में रहना है और इस बजट में रहते हुए हमने काम करना है। तो ये कंपनी जो है इसने एक प्रोडक्शन बजट बनाया कि इसका लेवल क्या है, 90,000 का है। 90,000 यूनिट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करेगी। ये इसका कंपनी का क्या है, बजट है। फिर उसके बाद अब वो पूरा जून 30, 2012 तक का इन्होंने पहले से ही ऑलरेडी बजट बना लिया। आगे कह रहे हैं द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्कड आउट द फॉलोइंग एस्टिमेटेड यूनिट्स कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट while fixed and selling price of ₹600 per unit। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा से। यहां कह रहे हैं कि a manufacturing company work out the following estimated unit cost for the product while fixing a selling price of ₹600 per unit। कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना रख रही है, 600 रुपीज जो है वो रख रही है पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट जो ये सेल करेगी ये कितने का सेल करेगी, 600 रुपीज का सेल करेगी, ठीक है। और जब ये 600 प्राइस को जब ये एस्टिमेट कर रही है तो उससे पहले ये अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट कर रही है कि मेरी कॉस्ट इस प्राइस पर क्या होनी चाहिए। कि अगर मार्केट में मैं एक यूनिट 600 रुपए का सेल करती हूं तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, तो उसको वो एस्टिमेट कर रही है। अब एस्टिमेटेड प्राइस पर यूनिट इन्होंने कॉस्ट की बताई है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 157.50 है कि अगर ये यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे तो इस पे एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, 157.50 आएगी। डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 120.00। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड होगी वो कितनी होगी, 120 होगी। अच्छा फिक्स ओवरहेड की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहे हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स्ड जो है कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डिटेल में मैंने आप लोगों को इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करके ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। देखो याद रखना फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे फॉल करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। अब फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी होते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होंगे, जैसे कि आपका फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट, मैंने इसका भी लेक्चर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा, उसको भी देखना। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, जैसे कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट कर रहे हो तो एक फिक्स डेप्रिसिएशन जो है वो आप लोग कैलकुलेट करते हो, तो ये फिक्स कॉस्ट होती है आपकी जो कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फॉल करती है। ऐसी सेम वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर रहा है, जितनी आप प्रोडक्शन करते जाते हो उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। कुछ हद तक फिक्स होता है और कुछ हद तक वेरिएबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गई, ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। तो कुछ फिक्स भी होती है और बताने का मकसद ये है कि कुछ आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी होती है और कुछ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अच्छा अब फिक्स कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज इन्होंने पर यूनिट जो है वो तय की है कि भाई एक यूनिट बनाने में हमारी जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 75 रुपीज आएगी। और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 30 रुपीज आएगी। तो ये इन्होंने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के बारे में बता दिया। ओवरहेड को इन्होंने आगे से सेग्रीगेट किया है इन दी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये भी तो आपके एक एक्सपेंसेस होते हैं। तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो 60 रुपीज आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी सेलिंग एक्सपेंसेस में, और वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर 90 रुपीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी पर यूनिट के अंदर। तो ओवरऑल जो आपका एक यूनिट मैन्युफैक्चर्ड होकर जब सेल होगा तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 532.50। एक यूनिट आपका
532.50 में बन रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी। अब वो कह रहे हैं कि द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर कुड एक्चुअली मैन्युफैक्चर 60,000 यूनिट। अब कंपनी ने जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड किए हैं वो 60,000 यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड किए। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो कंपनी ने बजट बनाकर रखा हुआ है विच वॉज 90,000 यूनिट्स, वो 90,000 यूनिट्स थे। लेकिन अब जो कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड कर रही है वो 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रही है। इट मींस कि वो अपना जो बजट था उसको मीट नहीं कर सके। 90,000 से उसकी प्रोडक्शन जो है वो 60,000 पे आकर के स्टैंड कर रही है, यानी 30,000 यूनिट्स उसने कम बनाए। होता है कंपनी में जो बजट होता है उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है। वो आगे चल के इसका डिटेल में पढ़ेंगे हम कि क्यों ऐसा होता है। फिर आगे कह रहे हैं द इंटायर प्रोडक्शन वाज हाउएवर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ ₹600 पर यूनिट। लेकिन जो हमने 600 रुपीज पर यूनिट प्राइस तय कर रखी थी, सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था, तो वो प्राइस 600 रुपीज है। हमने 600 रुपीज में ये 60,000 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए। देयर वाज नो इन्वेंटरी ऑफ एनी काइंड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर। कहने के कोई इन्वेंटरी नहीं है आपके पास। इन्वेंटरी यानी कि ओपनिंग और एंडिंग नहीं है, ना ही फिनिश गुड की ओपनिंग एंडिंग है, ना ही वर्क इन प्रोसेस की, और ना ही मटेरियल की। यही 3 इन्वेंटरीज होती हैं। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं वर्क आउट द फॉलोइंग एक्चुअल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। बताओ कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी आपकी। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट इन टोटल एंड पर यूनिट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2012। वो आपको बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाओ, यानी कि जो यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, 60,000 यूनिट जो है वो आप सेल कर रहे हो, इसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या होगी वो बताओ। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2012, और साथ में आप अपनी इनकम स्टेटमेंट भी बनाओ। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है फिक्स कॉस्ट का, जो कि बढ़ाने का मकसद है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम बात करें जो एज पर रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं, जो हमारी फर्स्ट रिक्वायर्ड थी, विच इज कन्वर्जन कॉस्ट। कि हमें क्या बनानी है, कन्वर्जन कॉस्ट बनानी है पर यूनिट। कि कन्वर्जन कॉस्ट किसे कहते हो आप। तो अगर मैं हेडिंग देता हूं कन्वर्जन कॉस्ट की, बेटा कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है। कन्वर्जन कॉस्ट वो होती है जो आपकी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड के अंदर। आपकी प्रोडक्ट जो है वो शुरू में क्या होती है, मटेरियल में होती है। अब वो मटेरियल से कन्वर्ट हो रही है फिनिश गुड के अंदर, तो कुछ कन्वर्जन कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है, विच इज डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। जो आपकी डायरेक्ट लेबर होती है और फैक्ट्री ओवरहेड होती है, इन दोनों कॉस्ट को अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपकी बन जाती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है कि जो आपकी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें अगर आप ऐड कर लेते हो फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि FOH। अच्छा, यहां पे बात हो रही है कन्वर्जन कॉस्ट की पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या है आपकी, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर आप क्वेश्चन पे वापस आओ तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी वो कितनी थी। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी जो पर यूनिट थी वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 75। ठीक है, अच्छा मैंने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया, सॉरी, इसको कहोगे आप डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। तो डायरेक्ट लेबर आपकी कितनी है, 75। ये आपकी क्या है, डायरेक्ट लेबर है 75 रुपीज, प्लस इसमें आप करोगे फैक्ट्री ओवरहेड। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो दो चीजों पे आ रहा है। एक है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड है आपकी फिक्स कॉस्ट।
क्वेश्चन में इन्होंने आपको बताया कि जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो दो कॉस्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी क्या है आपकी फिक्स कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो चेंज नहीं होती प्रोडक्शन में, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट सेम रहती है। आपने अगर एक दफा तय कर लिया कि एक यूनिट बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, वो सेम रहती है, वो फिक्स रहती है। ये भी बताया हुआ है अपने लेक्चर्स के अंदर। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स होती है पर यूनिट। ये देख लीजिएगा, लाजमी लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर करूंगा। फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटा, फिक्स कॉस्ट जो है वो पर यूनिट वेरी करती है। देखो एक एग्जांपल लो, जैसे कि मैं 100 रुपीज रेंट पे कर रहा हूं, मैं रेंट पे कर रहा हूं 100 रुपीज का, फैक्ट्री का रेंट पे कर रहा हूं मैं 100 रुपीज का फैक्ट्री का, और मैं यूनिट कर रहा हूं मैन्युफैक्चर 10 यूनिट्स मैंने क्या किए, मैन्युफैक्चर किए। और इन 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते वक्त जो मैंने रेंट पे किया वो कितना पे किया, 100 रुपीज। रेंट जो है वो हमारी क्या, कौन सी कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब जब मैं अगर इस फिक्स कॉस्ट को अपने यूनिट्स में डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको यहां पर एलोकेट करता हूं तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज 10 रुपीज, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूं, अगर मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूं तो एक यूनिट पर जो मेरा रेंट एक्सपेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है। ये मेरी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट को मैंने अगर यूनिट्स में एलोकेट किया है तो समझना दोबारा से, 100 रुपीज मेरी रेंट की कॉस्ट थी और 10 यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर किए, तो एक यूनिट बनाने में जो मेरा रेंट यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 रुपीज का हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज यूनिट्स जो है वो 20 कर देता हूं, कि मैं कितने यूनिट्स बना रहा हूं, 20 यूनिट्स बना रहा हूं। अब जब मैं 20 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी, 100 रुपीज मेरी रेंट की फिक्स कॉस्ट है। अब मैं डिवाइड बाय, पहले मैंने 10 से किया था क्योंकि 10 यूनिट्स बनाए थे, अब मैं 20 से कर रहा हूं क्योंकि मैं 20 यूनिट्स बना रहा हूं। तो अब मेरी जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट वो कितनी होगी, 5 होगी। कि जितनी ज्यादा मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, कि पहले 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहा था तो मेरी एक यूनिट पर जो मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही थी, जो कि रेंट था, वो कितना था, 10 रुपीज था। अब जब मैंने 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए तो फिर मेरी एक यूनिट की कॉस्ट जो कि फिक्स कॉस्ट थी, किसकी कॉस्ट थी, रेंट की कॉस्ट थी, वो कितनी हो गई, 5 हो गई। कि अब अगर आप देखो प्रोडक्शन से रिलेटेड आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कम या ज्यादा, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, आपकी फिक्स कॉस्ट रहती है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि अगर आप 100 रुपीज रेंट पे कर रहे हो तो अब आपने जो है वो 20 यूनिट बना लिए तो अब आप रेंट ज्यादा पे करो। रेंट तो एक फिक्स होता है जो आपको पर मंथ पे करना होता है। अगर आप 0 यूनिट्स बनाओगे तब भी आपको 100 रुपीज रेंट पे करना है, ठीक है। और अगर आप 20 यूनिट बनाते हो तब भी आपको 100 रुपीज का रेंट पे करना है। तो पर यूनिट से देखा जाए कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो वेरी कर रही है पर यूनिट पे, कि जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो, पर यूनिट कॉस्ट आपकी फिक्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर आप कम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हो तो जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वो भी क्या हो जाती है, कम, वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि फिर वो ज्यादा यूनिट्स पे जब डिवाइड हो रही है तो कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। जब कम यूनिट्स पे डिवाइड होती है तो कॉस्ट क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर इसको बताने का मकसद ये था कि देखो बेटा, आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी, क्वेश्चन में दे रहे थे, आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी, इस कंसेप्ट को गौर से लीजिएगा बेटा, आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, वो आपकी फिक्स कॉस्ट आपको बता रहे थे। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो तो उन्होंने आपको बताई है 30, और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो आपको बता रहे हैं कितनी, 75। जो आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 75 आ रही है। उसने पर यूनिट आपको बताया, लेकिन उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड बताया है
उसने ऊपर आपको बजट बताया कि ये जो 75 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट आ रही है आपके फिक्स, ये 90,000 यूनिट्स पर है। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में शुरू में देखें, हमने जो बजट बनाया था वो 90,000 यूनिट्स का बनाया था, लेकिन हम जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 यूनिट्स पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और से सुनो जरा कि शुरू में जो हमने बजट बनाया है वो 90,000 यूनिट्स पे बनाया है, लेकिन अब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कितनी यूनिट्स पर हो रही है? 60,000। एक्चुअल में हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 60,000। तो अगर ज्यादा यूनिट्स बनाते हो तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। और अगर आप कम यूनिट्स बनाते हो, 20 से 10 पे गए, तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। 5 से क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। अब जब 92,000 यूनिट्स बना रहे थे तो आपकी फिक्स कॉस्ट क्या थी? आपकी फिक्स कॉस्ट थी 75। ये आपने बजट बनाया है, ये रेट सारे के सारे एस्टिमेटेड है ना। उसने क्वेश्चन बताया कि ये सारे रेट क्या है? एस्टिमेटेड है। तो 75 यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी जब आपका प्रोडक्शन लेवल कितना था? 90,000 था। अब आपका प्रोडक्शन लेवल एक्चुअल में कितना है? 60,000 है। कि आपने एक्चुअल में यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर किए? 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए। तो अब आपका फिक्स कॉस्ट का रेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करो, पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो कि एक्चुअल में आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है कितनी। 90,000 यूनिट्स आपने बजट बनाया था, मल्टीप्लाई कर दो इसको 75 से। यहां कर लेते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं मैं। कि सर 90,000 यूनिट्स बना रहे थे और एक यूनिट पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट आ रही थी 75, ये हमने बजट एलोकेट किया था। तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी? $67 lakh and 50,000। 67 लाख एंड 50,000। ये बच्चों आपकी क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। अब आप क्या करो, 6 लाख एंड अब पर यूनिट पे आओ, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाले अगर हम, अब दोबारा हमारी यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड थे पहले 90 हो रहे थे, अब कितने हो गए? 60 हो गए। तो 60,000 से डिवाइड कर देंगे इसको, 6,750,000 डिवाइडेड बाय 60,000। अब आपने यूनिट्स कितने मैन्युफैक्चर्ड किए? 60,000 यूनिट से डिवाइड, जो टोटल कॉस्ट है आपकी, जो फिक्स कॉस्ट है, उसको आपने यूनिट से क्या कर दिया? डिवाइड करवा दिया। तो अब जो आपकी यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 112.5। 112.5 ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है। अब अगर हम एफओएच को सेग्रीगेट करें तो पहले हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो तो 30 है, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। वो क्यों चेंज नहीं होगी बेटा? उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का, उसको गौर से सुन लेना। और जो अब आपकी फिक्स कॉस्ट जो कि 75 थी, अब वो कितनी हो चुकी है? 112.5। तो अब आप इसके अंदर एफओएच के अंदर इन दोनों को ऐड कर लोगे। 30 रुपीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? 112.5। तो 75 और इन सबको आप ऐड करोगे तो आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट आएगी वो आएगी 262.50। 262.50। ये बेटा पूरा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर कि फिक्स कॉस्ट पे लाए मत करना कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे दी है वही आप, मैंने जैसे वेरिएबल कॉस्ट लिखी यहां पर तो 75 फिक्स कॉस्ट भी लिख सकता था, लेकिन फिक्स कॉस्ट पे इस तरीके से लाए मत करना। फिक्स कॉस्ट बेटा आप लोगों की क्या होती है? चेंज हो जाती है पर यूनिट, अगर आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो चेंज हो जाए। पहले हम 90,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो तब हमारी फिक्स कॉस्ट 75 थी। अब हम 60,000 एक्चुअल में यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो पहले मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली कि मेरी फिक्स कॉस्ट एक्चुअल में है कितनी, तो 90 लाख हमारी फिक्स 90,000 यूनिट्स हमारी स्टैंडर्ड था, 75 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट थी 67 लाख एंड 50,000। अब इस 67 लाख एंड 50,000 को डिवाइड करा रहा हूं 60,000 से, क्योंकि अब जो मैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा हूं वो 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कर रहा हूं।
तो 112.5 हमारी आ गई पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट लिखा, इसको इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट आ गई पर यूनिट। पर यूनिट पे बात हो रही है, क्वेश्चन में भी उसने पर यूनिट पूछा था। तो डायरेक्ट लेबर हमारी ये है और एफओएच ये है। डायरेक्ट लेबर और एफओएच को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, वो आपको कह रहे थे कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ पर यूनिट और टोटल, तो वो ही बता देते हैं अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बतानी है हमें पर यूनिट और टोटल। पर यूनिट भी बतानी है हमें और टोटल भी बतानी है, टोटल भी बतानी है और पर यूनिट भी बतानी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बेटा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है, फिनिश गुड ओपनिंग ऐड करते हो आप, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश गुड एंडिंग को लेस करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आती है। इन्वेंट्री आपके पास क्वेश्चन में है नहीं, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वही आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी, क्योंकि ना ही फिनिश गुड ओपनिंग है और ना ही फिनिश गुड एंडिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात कि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट में जाएं तो उसमें भी ना ही मटेरियल की ओपनिंग है, ना ही मटेरियल की एंडिंग है, और ना ही वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग है, ना ही वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर भी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड, अगर हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेंगे तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वही हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि फिनिश गुड की भी इन्वेंट्री नहीं है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वही आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर डायरेक्ट मटेरियल लिखूंगा कि मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर लिखूंगा कि मेरी डायरेक्ट लेबर कितनी है, और मैं एफओएच लिखूंगा, और एफओएच जो है वो दो कॉस्ट में डिवाइड की है इन्होंने, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। ठीक है, अब मैं यूनिट जो है वो कितने मैन्युफैक्चर्ड कर रहा हूं, देखो एक बात याद रखना सर, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आपने फिक्स कॉस्ट को चेंज किया, जो 75 से 112.5 पे ले आए, तो सर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट को क्यों नहीं चेंज कर रहे, बेटा डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल भी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है, याद रखिएगा। तो इसमें जो है 60,000 यूनिट्स की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, 60,000 यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, 30 रुपीज थी एफओएच के अंदर, और फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 112.5। ठीक है, और ऐसे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की भी हमें दे रहे थे, डायरेक्ट लेबर मटेरियल की दे रहे हैं 157.50, और डायरेक्ट लेबर के अंदर हमें कितनी दे रहे हैं, 120। तो ये बेटा हमारे पास टोटल आ जाएगी कि टोटल कितनी बन रही है, टोटल और पर यूनिट। तो पर यूनिट तो यही लिख देंगे सारी, 157.50 है, 120 है और 30 है और 112.50 है। तो इसको अगर हम पर यूनिट को टोटल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 420। और अगर हम इसमें देखते हैं तो 94,50,000, 94,50,000। फिर उसके बाद कितना आ रहा है, 72 लाख। फिर उसके बाद है 67,50,000, और इसके बाद है
18 लाख, सॉरी फिक्स कॉस्ट है हमारी 67 लाख एंड 50,000, ये हमने यहाँ निकाली है, ठीक है। और वेरिएबल यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 18 लाख की। और इन सब का अगर हम टोटल कर लेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी 252000000, 25200 एंड 000। तो ये बेटा हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये बच्चों हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकली पर यूनिट, क्योंकि ओपनिंग और एंडिंग तो किसी भी चीज की नहीं थी, तो मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स को ही हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। ये जो कंसेप्ट है ना फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर फिक्स कॉस्ट का। ऐसे ही अगर आप आगे चलो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर भी आपके पास फिक्स कॉस्ट का भी पोर्शन है और वेरिएबल कॉस्ट का भी आपके पास पोर्शन है। तो अब हम बनाते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट। तो ये जगह मैं मिटा रहा हूं, इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बच्चों आ जाओ, अब इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2012 इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब आप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2012। अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सेल्स लिखोगे कि आप सेल्स कितनी कर रहे हैं। तो अगर हम सेल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो बच्चों सेल्स हम कितने कितने यूनिट्स बनाए, हमने 60,000 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। और एक यूनिट उन्होंने कहा था कि 600 रुपीज हमने इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कंफर्म की है, एस्टिमेट की है। तो ये बेटा आ जाएगा 3600 एंड 000, एक और 0 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई बच्चों, सेल्स हो गई, ठीक है। अब आप इसमें से लेस करोगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितनी हमने निकाली थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 25200 एंड 000। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर हम लेस कर देते हैं इसमें से तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 10800 एंड 000, 10800 एंड 000। अब इसमें से हम लेस करेंगे जो एक्सपेंसेस हमें दिए जा रहे थे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस थे। अब सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास फिक्स भी थे और वेरिएबल भी थे, हमारे पास फिक्स भी थे और हमारे पास वेरिएबल भी थे। सर वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं होगा, वो तो पर यूनिट वही चलेगा जैसे आप यहां पर लेके गए। वेरिएबल 30 रखा था मैंने, वेरिएबल जो हमने पहले भी कैलकुलेशन की थी कन्वर्जन कॉस्ट की, तब भी हमारा वेरिएबल क्या था, सेम रहा था। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट चेंज नहीं होती। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें दी जा रही थी कि कितने वेरिएबल कॉस्ट थी, 90 रुपीज। ₹90 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं, 60,000 यूनिट्स मैंने सेल किए। अच्छा फिक्स कॉस्ट जो है अगर मुझे टोटल पता लग जाए, देखो फिक्स कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट का रेट क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कितना है, 60 है मेरे ख्याल में, है ना। फिक्स कॉस्ट का रेट जो है वो आपको बताया जा रहा है 60 है। मल्टीप्लाई करवाऊंगा 90,000 से, यहां पर
अब सर यहां पर थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही, यहां पर आपने वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का एक नया रेट निकाला था और वो मल्टीप्लाई किया था। यहां पर सर आप डायरेक्ट जो है वो वही फिक्स कॉस्ट का रेट जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था आप वही अप्लाई कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं बेटा, देखो सुनो, हमें यहां पर टोटल अपने एक्सपेंसेस माइनस करने जितने भी हैं। जैसे अगर आपको याद हो मैंने टोटल फिक्स निकाली थी, फिक्स कॉस्ट टोटल कैसे निकाली थी, वही 75 को 90,000 से मल्टीप्लाई किया था, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई थी मेरे पास, फिर मैंने उसको 60,000 से डिवाइड किया, तब जाकर हमारे पास ये पर यूनिट कॉस्ट आई थी। ऐसे ही है, तो यहां पर भी मुझे बेटा 60,000 यूनिट्स के ऊपर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं दिखाने, मुझे अपना टोटल एक्सपेंस माइनस करना है कि कितना हुआ। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करूंगा, वेरिएबल तो वही रहेगा, लेकिन यहां पर 60 मल्टीप्लाई बाय 90,000 कर दूंगा तो टोटल मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ओके, एक्सपेंसेस तो मुझे अपना सारा दिखाना है कि ना, जितना भी एक्सपेंस हुआ। तो अगर मैं देखूं यहां पर 60 रुपीस की मेरी फिक्स कॉस्ट है और जो कि 90,000 यूनिट्स पे लग रही है, ये मेरा बजट था, तो 60 को 90,000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी जो कि कितनी होगी 45 एंड 54 एंड 54, सही है 54 एंड 54 दोनों का, और ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो कि कितना होगा, जो कि होगा नील, जीरो। इतनी गर्मा गर्मी, इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक जीरो निकालने के लिए। तो ये बेटा मेरे ख्याल में, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होगा। आज हमने कुछ तगड़े सवाल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर कोई बच्चा ACCA कर रहा है या ICMA का FCMA उसने उठाया हुआ, तो वो इजीली अगर इनको करता है तो उसका काफी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो इंशाल्लाह ताला हाइलो मेथड पे होगा। हाइलो मेथड को हम पूरा कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है अब हाइलो मेथड, ठीक है। अब वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन चीजों के ऊपर है। तो कोशिश करूंगा उसकी भी डेप्थ में लेके जाऊं, उसके भी जितने ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाऊं। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना।